हेलो, नमस्ते। आज हम संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय शासन व्यवस्था में या भारतीय प्रशासनिक संदर्भ में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। हमारे भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, इसलिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है। औपचारिक प्रधान होने के कारण हमने अपने राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति के पद को सत्ता और गरिमा से युक्त बनाया है। वे शक्तिशाली शासक तो नहीं हैं, लेकिन भारतीय राज्य की एकता का प्रतीक हैं। उनकी स्थिति वैधानिक अध्यक्ष की है, तो चूंकि वो हेड ऑफ द नेशन है, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो इसलिए हेड ऑफ द नेशन होने के कारण उनका पद गौरव, गरिमा और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। शान और शौकत, गौरव की दृष्टि से राष्ट्रपति देश के प्रथम व्यक्ति हैं। तो राष्ट्रपति का पद एक प्रतिष्ठित पद है। एक संवैधानिक प्रावधान में नंबर 1 पर प्रथम व्यक्ति हैं वो। तो हमारे जितने भी संवैधानिक जो प्रावधान हैं उसमें राष्ट्रपति का पद उसके संवैधानिक दायित्व राजनीतिक संस्था के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी एक मुख्य विषय के ऊपर आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का जो प्रावधान है हमारे संविधान में, हमारे प्रावधान में, कि वो किस तरह का है ना। अच्छा, है ना। तो हम ये देख रहे थे कि राष्ट्रपति में हमारी कार्यपालिका शक्ति निहित है। हमारे यहाँ पे संसदात्मक शासन प्रणाली निहित है। हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति सत्ता और गरिमा से युक्त वैधानिक अध्यक्ष है जो राज्य की एकता का प्रतीक है। आगे हम चर्चा करेंगे कि हमारा राष्ट्रपति एक गतिशील कार्यपालिका है। गतिशील कार्यपालिका का मतलब ये है कि डायनामिक एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में, कि भारत में संसदीय प्रणाली इसलिए अपनाई गई क्योंकि यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली में तो राष्ट्रपति की एक दैनिक जिम्मेवारी होती है, सामरिक जिम्मेदारी होती है, जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के नाम पर समस्त कार्यवाही या समस्त शासन व्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल वाला जो पूरा एक जो समूची शासन व्यवस्था है उसका संचालन वो लोग करते हैं। संविधान निर्मात्री सभा में भी हमारे यहाँ पे ये कहा गया था कि संसदात्मक प्रणाली अपनाई जाए या अध्यक्षात्मक। तो लंबे वाद विवाद के बाद हमारे यहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। तो हमारे यहाँ पे भारत में जैसे इंग्लैंड के अंदर जो पैटर्न अपनाया गया है संसदात्मक शासन व्यवस्था वाला, वही हमारे यहाँ पे अपनाया गया है। तो एक तरीके से ये उत्तरदायी शासन है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के ढांचे में एक गतिशील कार्य व्यवस्था की बात यहाँ पर की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो प्रति 5 वर्ष में हमारे यहाँ पे किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारे यहाँ पे 5 वर्ष का है। मृत्यु के कारण, त्यागपत्र के कारण या महाभियोग की प्रक्रिया के कारण या पद छोड़ने के कारण, अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो नए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो पूरे संपूर्ण 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है। राष्ट्रपति का पद अगर किसी भी कारण से रिक्त होता है तो 6 माह के अंदर अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए।
और जितना भी इनका अगर जो पदावधि का पीरियड अगर रिक्त है तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करता है। वो तो मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो उनकी जो पद से हटने के बाद वाला जो ड्यूरेशन है उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। जहाँ तक पद की योग्यताओं का सवाल है उसमें वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसको योग्यता होनी चाहिए, किसी भी राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में या कहीं भी लाभ के पद पर काम नहीं करना चाहिए। अगर वो लाभ के पद पर काम हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लेकिन जो हमारे जो राजनीतिक पद हैं जैसे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री, इनको लाभ का पद नहीं माना गया है। राष्ट्रपति जो होते हैं ना तो संसद के सदस्य होते हैं ना ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं, है ना। जहाँ तक उन्मुक्तियों का सवाल है, उन्मुक्तियों का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को किन किन मुद्दों के ऊपर छूट दी गई है, क्या क्या उनको विशेषाधिकार इस बीच में हैं। उन्मुक्तियों में ये है कि राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके विरुद्ध किसी भी अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का गौरव होता है। समस्त कानून व्यवस्था का संचालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति को देश की किसी भी अदालत में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति के खिलाफ जो है कोई भी अदालत, देश की कोई भी अदालत जो है वो सम्मन जारी नहीं कर सकती, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जब तक वो पद पर आसीन है। उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वो तभी तक हो सकता है अगर वो खुद चाहे कि वो इस उन्मुक्ति का लाभ ले या ना ले, वो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर कर सकता है। उसको गवाही देने के लिए भी जब तक वो पद पर है उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। रही बात महाभियोग की प्रक्रिया, तो हमारे यहाँ पे अनुच्छेद 61 के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन करने के लिए, संविधान के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कार्यमुक्त किया जा सकता है। हमारे भारत में महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो सदन के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। अभियोग लगाने के लिए जो सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, जो अगर अभियोग लगा रहा है राष्ट्रपति के ऊपर तो समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। और अगर आपको अभियोग प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 14 दिन से पूर्व इसकी स्पष्ट सूचना देना अनिवार्य है। महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए, अर्थात जब तक 2/3 सदस्यों का समर्थन महाभियोग के पक्ष में नहीं होता है तब तक महाभियोग पारित नहीं माना जाएगा। जब एक सदन समूची प्रक्रिया को स्थापित करते हुए महाभियोग की प्रक्रिया पारित कर देता है तो उसके बाद उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधि हैं उनके आधार पर होता है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत के आधार पर इस चीज़ को करता है तो राष्ट्रपति को अपना पद रिक्त करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, वैसे भारत के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो आज तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से विमुक्त नहीं किया गया है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ गौरव
शांति गौरवशाली व्यक्तित्व का धनी होता है, प्रथम नागरिक है और समूचे विशेषाधिकारों का ख्याल उसके लिए रखा गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय राष्ट्रपति सर्वशक्तिमान है। वह केवल संवैधानिक अध्यक्ष है, शक्ति का नहीं बल्कि प्रभाव का प्रयोग करेगा। लेकिन अनुच्छेद 53 में हमारे यहाँ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और जो पूरा एक प्रशासन तंत्र उसके साथ सहयोग करने के लिए संविधान के द्वारा बनाया गया है। तो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। तो पहला तो है साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियां और असाधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त आपातकालीन शक्तियां। 2 चीज़ें यहाँ पे जरूरी हैं कि राष्ट्रपति के पावर्स इन शांतिकालीन परिस्थितियों में और इमरजेंसी पावर्स जो हैं वो इमरजेंसी प्रोविजंस में अलग अलग तरह से हैं। तो 2 प्रकार की शक्तियां हमारे यहाँ पे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे साधारण परिस्थितियों में प्रयुक्त शांतिकालीन शक्तियों के बारे में। एक्सक्यूज मी, है ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि शांतिकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं। वही शक्तियां हैं जो किसी भी कार्यपालिका प्रधान की होती हैं। कार्यपालिका शक्तियां, व्यवस्थापिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, है ना, और कूटनीतिक राजनयिक शक्तियां, राज्यों के संबंध में शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। अब सबसे पहली प्रमुख शक्ति तो कार्यपालिका संबंधी शक्ति होती है। तो कार्यपालिका का मतलब होता है कि शासन करने का अधिकार। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत की कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित किए जाएंगे। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। शासन के समस्त निर्णय राष्ट्रपति के माने जाएंगे। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी और उसका प्रधान कौन होगा? बताओ। प्रधानमंत्री, है ना। राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों का प्रयोग करने में मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के संघ, प्रशासन, व्यवस्थापन संबंधी समस्त सूचनाएं दें। अब चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का जो अंतर होता है वो हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था में भी विद्यमान है। तो प्रधानमंत्री, जो राजनीतिक दल बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य जो राजनीतिक दल के सदस्य हैं उनमें से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। समस्त नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण पदों के ऊपर जितनी भी संवैधानिक नियुक्तियां हैं, जिसमें भारत के अटॉर्नी जनरल हों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हों, सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जजेस हों और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियां हों, केंद्र प्रशासित क्षेत्रों को चलाने के लिए मुख्य आयुक्तों की नियुक्तियां हों, और राज्यपालों की नियुक्तियां हों, संघ वित्त आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, जितने भी इस तरह के अधिकारीगण हैं, उन सभी महत्वपूर्ण पदों के ऊपर समस्त राजनीतिक नियुक्तियां करने का अधिकार भारतीय संघ के राष्ट्रपति को है ना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विशेष पदाधिकारी की भी नियुक्ति कर सकता है। पिछड़े वर्ग की जो जांच दशा को जांचने के लिए भी वो नियुक्ति कर सकता है। जिन पदों के ऊपर उनको नियुक्तियां करने का अधिकार है, उन पदों को, उन पे पद विमुक्ति का भी अधिकार उसके पास है। वो मंत्रियों को, अटॉर्नी जनरल को, राज्यपालों को, मुख्य न्यायाधीशों को, लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष को, सभी को संविधान में निर्धारित विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से अपदस्थ करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। कहने का मतलब है कि शासन की जितनी भी शक्तियां होती हैं, जिनके जरिए वो नियुक्ति करने का अधिकार रखते हैं, उन्हीं के जरिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विमुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। अधिकारियों के प्रशासकीय कार्य और निर्णय तभी लागू हो सकते हैं जब राष्ट्रपति उन पर अपनी सलाह, स्वीकृति प्रदान करे। अब चूंकि संसदीय व्यवस्था है, इसलिए ये परंपरा विद्यमान है कि राष्ट्रपति अपने समस्त कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा। बिल्कुल निर्धारित है भारत में। अब आते हैं हम व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बारे में। व्यवस्थापिका में ये है कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद में कौन कौन चीज़ें आई? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। समझ में आ गई ना बात? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, क्योंकि इन तीनों के संयुक्त प्रयास से ही कोई भी विधायी गतिविधि है वो संपन्न होती है। सदन विधेयकों को पास करता है और राष्ट्रपति के जब तक उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो पूरी प्रक्रिया नहीं मानी जाती है। तो व्यवस्थापन संबंधी जो कार्य करने होते हैं वो राष्ट्रपति करता है। सदन को आमंत्रित करना, सदन को स्थगित करना, लोकसभा को भंग करने का अधिकार प्रयोग करता है। दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन भी आमंत्रित कर सकता है। प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का उद्घाटन भाषण राष्ट्रपति देते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के स्थानापन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी नियुक्त करने का अधिकार है, और आजकल पिछले टर्म में 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति वाला जो प्रावधान था वो रद्द कर दिया गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता है। प्रत्येक विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। राष्ट्रपति किसी के ऊपर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन वो साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की अपूर्व आज्ञा से ही संसद में पेश होते हैं। राष्ट्रपति सदन में संदेश भी भेज सकते हैं। तो कुल मिला के काफ़ी व्यापक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। जब सदन का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति का होता है, और अध्यादेश भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं जितने कि संसद द्वारा बनाए गए कानून, है ना। 6 माह इनकी वैलिडिटी रहती है अध्यादेश की। फिर संसद चाहे तो इनके ऊपर कानून बना देती है और ना चाहे तो नहीं बना पाती है ना। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष वित्त विधेयक सदन में पेश किया जाता है।
राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वित्त विधेयक पेश नहीं होता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें सब सदन में रखवाते हैं। भारत के आकस्मिक निधि के ऊपर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है। संसद की स्वीकृति बिना इसमें अचानक आकस्मिक निधि से वो खर्चा धन सरकार को दे सकता है। पूरक मांगें, अतिरिक्त मांगें, अनुदान दिलाने के लिए आज्ञा जारी कर सकता है। लेकिन ये सारे काम वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। न्यायिक शक्तियां भी उसको मिली हुई हैं। समस्त न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति के संबंध में नियमों का निर्धारण भी राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 72 के अनुसार उसे क्षमादान का अधिकार प्रदान किया गया है कि वह दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, स्थगित कर सकता है और दंड में परिवर्तन कर सकता है। इस अधिकार का प्रयोग केवल 3 प्रकार के दंड पर कर सकते हैं। यदि दंड सैनिक अदालत के द्वारा दिया गया हो, या ऐसे मामलों में दंड दिया गया हो जो केंद्रीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, या मृत्युदंड दिया गया हो। व्यवहार में परंपरा ये है कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति जो है वो इन कार्यों को करता है। सैनिक शक्तियों की जहाँ तक अपन बात करते हैं, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति है। इन शक्ति विधि के अनुसार करेगा। सर्वोच्च कमान युद्ध और शांति के समय में कानून बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से संसद को प्राप्त है। संसद की स्वीकृति के बिना ना तो युद्ध की घोषणा हो सकती है, ना ही सेनाओं को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। तो समस्त कार्यपालिका शक्ति के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त सैनिक शक्तियां अंतर्निहित हैं, है ना। युद्ध और शांति के जितने भी नियम हैं, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमान उनके हाथ में होती है, इसलिए। इसके बाद में कूटनीतिक और राजनीतिक शक्तियाँ, चूँकि वो हेड ऑफ द नेशन है और इसलिए वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश यात्राओं पर जब राष्ट्रपति जाते हैं तो विदेश अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है, और जब वो अपने देश में रहते हैं तो विदेशी प्रतिनिधि जो आते हैं, शासनाध्यक्ष जो आते हैं, उनको रिसीव करता है। राजदूतों की नियुक्तियां करना, राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्तियां करना, वाणिज्य दूतावासों की नियुक्ति, कुल मिला के वैदेशिक मामलों में जितनी नियुक्तियां वगैरह राजनयिक नियुक्तियां होती हैं, ये सब हेड ऑफ द नेशन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौते, जो भी कार्रवाइयाँ हैं, सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। लेकिन व्यवहार में ये तब लागू होते हैं जब इन्हें संसद स्वीकृति देती है। राज्यों के संबंध में इनके अधिकारों की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल और राज्यों के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति करता है। राज्य सूची के किसी भी विषय के ऊपर अगर कोई अधिनियम बनाना चाहे राज्य, तो राष्ट्रपति की सलाह से ही वो काम हो सकता है। संपत्ति को अधिग्रहण करने के लिए बनाए गए कानून, किसी राज्य के अंदर दूसरे राज्य के साथ व्यापार पर प्रतिबंध वाले कानून, इन सब पे संबंधित राज्यों में काम करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति होना आवश्यक है। विशेष प्रकार के जो विधेयक हैं, जैसे अभी अपन ने बताए, संपत्ति प्राप्त करने वाले या दूसरों के राज्यों के साथ में व्यापार या प्रतिबंध लगाने वाले, उस पर राष्ट्रपति की शक्ति वास्तविक और अबाध है। सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर राष्ट्रपति कानूनन सलाह ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है
और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर है कि वो उस परामर्श को स्वीकार करे अथवा नहीं। ये जो शक्तियाँ अभी हमने जिनके ऊपर चर्चा करी है, ये सभी शक्तियाँ शांतिकालीन शक्तियाँ हैं। शांति काल में ये अपेक्षा की जाती है कि वो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में ही कार्य करेगा, क्योंकि हमारा देश संसदात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और राष्ट्रपति अपने जो उसकी निर्धारित प्रक्रिया से बाहर नहीं जाएगा। तो अपेक्षा की जाती है कि संसद के परामर्श और निर्देश के अनुसार काम करेगा और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल जो जैसी सलाह राष्ट्रपति को देता है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के नेतृत्व के द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। धन्यवाद। राष्ट्रपति की आपातकालीन जो शक्तियां हैं, असाधारण परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियां जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपने पहले भी अध्ययन कर रखा है, लेकिन अपन इस पर दूसरा लेक्चर जारी करेंगे। तो राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेक्चर अगले संदर्भ में, है ना।